अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, बात करेंगे कि 190 मिलियन पाउंड में बानी पीटीआई इमरान खान और उनकी अहलियों को सजा होने के बाद अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरअज़्म है कि वो मुज़ाकरात फ्रंट डोर से करें या बैक डोर से, लेकिन मुज़ाकरात करके वो कोई दरमियानी रास्ता, कोई बेहतरी का रास्ता निकालने के लिए कोशा हैं। दूसरी जानिब हुकूमत भी पीटीआई की इस मूव के ऊपर कड़े नज़र रखी हुई है और बानी पीटीआई के साथ साथ जो उनके बयानात आते रहे वक्तन फ़वक्तन अपनी जगह के ऊपर, लेकिन जब ये खबर सामने आई कि चेयरमैन पीटीआई मिस्टर गोहर ने आर्मी चीफ से मुलाकात की है, तो उसके बाद कुछ हुकूमती हलकों के अंदर भी हलचल सी है। वो भी इस मुलाकात के ऊपर कुछ खुश नहीं है। जानने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे भी सही कि ये जो मुलाकातें थी बैक डोर की, जो बैक डोर ओपन हुआ है, हुकूमत इस बैक डोर के नतीजे में जो फ्रंट डोर है उसको बंद करने पर गौर क्यों कर रही है। इसके साथ बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहां पर मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाना चाहती है, वहीं हाई कोर्ट से उम्मीदें लगाई जा चुकी हैं और हाई कोर्ट से उम्मीदें लगाने के साथ साथ जो 20 जनवरी के बाद सिनेरियो बनने जा रहा है अमेरिका के अंदर, जब डोनाल्ड ट्रंप हल्फ उठा लेंगे, क्या वहां से भी पीटीआई को कोई रिलीफ मिल सकेगा या नहीं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके साथ आपको बताएंगे कि 10 जनवरी को पीआई की पेरिस की परवाजें शुरू हुई थी 4 साल के बाद। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को इन 4 सालों में अरबों रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा और उस दिन जब परवाज का आगाज़ हुआ उससे पहले एक इश्तिहार जारी हुआ। उस इश्तिहार को किसने मुतनाज़ा बनाया और किस वजह से उसके ऊपर एक आला सतही इंक्वायरी का सिलसिला शुरू किया गया, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके साथ आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के शोबा तवानाई के अंदर एक बड़ी रिफॉर्म्स लाई गई हैं जिसके नतीजे में अब आने वाले दिनों में तेल और गैस की पैदावार बढ़ सकती है। सिर्फ यही नहीं कि एसएफसी की कोशिशों के नतीजे में इस शोबे के अंदर 4 से 5 अरब डॉलर की नई सरमायाकारी कब होगी, कितनी मुल्क की तेल और गैस की पैदावार में इजाफा होगा और आम आदमी समेत सनती और कमर्शियल सार्फिन को कब रिलीफ मिल सकता है, इसके ऊपर भी आज प्रोग्राम में बात करेंगे। तो सबसे पहले पॉलिटिकल इश्यूज पर कुछ बात करेंगे और इसको करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर तज्जियाकार ख्वाजा मतीन साहब। ख्वाजा साहब से बात करने से पहले नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ सेनेटर फैसल वाउडा ने, जो बड़े बाखबर हैं, पेशन गोइयों के एक्सपर्ट तस्वुर किए जाते हैं, उन्होंने हमारे प्रोग्राम में मुज़ाकराती अमल के हवाले से और आने वाले 4-5 महीनों का किस तरीके से नक्शा पेश किया, जरा ये सुनिए, फिर ख्वाजा साहब से बात करेंगे। मायूसी होनी है पीटीआई को, भरपूर मायूसी होनी है। मैं आपको अभी कह रहा हूँ ये बात। आप मुज़ाकरात जो मजाक हैं वो रुक जाएंगे। 20 के बाद पीटीआई लेट के करना चाहेगी, उस वक्त गवर्नमेंट खड़ेगी। फिर जब बजट का टाइम आएगा तो गवर्नमेंट दाएं बाएं भागेगी। बजट के बाद फिर मुज़ाकरात, मार्च के बाद मुज़ाकरात का एक नया दौर शुरू होगा, उस वक्त देखें। खान साहब, गुज़श्ता रोज़ जुमे का दिन था और बड़ा दिन था, एक बड़ा फैसला आया। हुकूमत कहती है कि इंसाफ की फतह हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल कह रही है कि एक मुतनाज़ा फ़ैसला है, इंसाफ का कत्ल हुआ। और एक इंसाफ के सारे मूव को भी आप किस निगाह से देखते हैं, लेकिन इस इंसाफ होने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कहती है कि मुतनाज़ा फ़ैसला है, बानी पीटीआई को 14 साल की सज़ा, उनकी अहलियों को 7 साल की सज़ा, लेकिन पीटीआई फिर भी चाहती है कि मुज़ाकराती अमल आगे बढ़े। लेकिन उसके साथ साथ ये जो इंसाफ का अमल है, पहले हम उससे भी आपसे जानना चाहेंगे कि इंसाफ का अमल वाकई हुकूमत के मुताबिक इंसाफ की फतह हुई है और इंसाफ का अमल पूरा हो गया? भट्टी साहब, पहली बात तो ये है कि सारी दुनिया ये कह रही थी, जितने भी कानूनी और आइनी माहरीन थे उनसे जब गुफ्तगू होती थी तो वो कहते ओपन एंड शट केस है। ठीक, उसमें यकीनी नज़र आ रहा था, क्योंकि इससे पहले हम बचपन से ये सुनते हैं कि पाकिस्तान का पैसा बैरून मुल्क पड़ा हुआ है। जी, पहली बार 60 अरब रुपया बाहर से रिकवर होकर आया तो हमने ये किया कि उसी को वापस कर दिया जिसका पैसा पकड़ा गया था। अब मैं आपको बड़ी अधूरे इंसाफ की बात करता हूँ। जो बकौले इमरान खान, जो ठेकेदार रियाज है जिसने पाकिस्तान की तमाम अशराफिया को करप्ट किया, उसी हाथों खान साहब भी उसमें गलती हो गई। खुदा के हजूर सरबसजूद हो जाएं, माफी मान लेना भट्टी साहब कि गलती होगी, गुनाह हो गया, उस पर डटे ना और मजहब के लिबादे में ना छुपें। और इंसाफ उस वक्त मुकम्मल होगा भट्टी साहब जब वो ठेकेदार रियाज उस पर हाथ पड़ेगा। मुझे ये बताएं कि दुबई में बैठा हुआ है वो शख्स, दुबई में बैठकर क्या हमारा दुबई के साथ मुल्जमान की तहवील का मादा नहीं है? बिल्कुल है। ठीक है ना। अगर नहीं भी आप वहां से मुल्जम पकड़ के नहीं लाते। मुझे ये बताएं, वो साबिक नेवल चीफ जो कहीं दूर बैठे किसी सेफ हाउस में थे, 7 समुंदर पार बैठे हुए थे, उनको लाया गया था ना, फिर लाया गया था। यही नैब लेके आई थी। और दूसरी जिसने खान साहब के ऊपर सबसे बड़ा, मुझे दुख हुआ, यकीन करें,
इमरान खान हमारी हीरो था क्रिकेट का। यहाँ तो कानून इंसाफ की फतह की बात हो रही है खान साहब। मैं कहता हूं मुझे दुख हुआ है, वो फरा शहजादी जिसने खान साहब को करप्ट किया, लेबल लगवाया, उनको बताया कि इधर से अराजी लें, इधर से लें, चोरियां बताती रही। आप पूरे मुल्क को मुख्तियार थे यार, मालिक। आपको क्या जरूरत है 456 कनाल? आपकी जो सैकड़ों मरबा जमीन है वो आपकी डिस्पोजल पे है, सरकारी जमीन पड़ी है, आपने उससे मुंह काला करवाया। ताकतवर को ये इस तरह के लोगों को जब आप पकड़ेंगे ठीक, तो फिर पूरा इंसाफ होगा। बिल्कुल ठीक, फिर पूरा इंसाफ होगा खान साहब। इंसाफ का अमल तो चलता रहेगा और 74 साल से चल रहा है, और एक साइड होती है इंसाफ के अमल के ऊपर, दूसरी साइड नहीं होती। लेकिन अब जिसके ऊपर मुतमईन होने जा रहे थे हुक्मरान इत्तेहाद और उसके साथ अपोजिशन PTI, वो मुज़ाकराती अमल था। अब वो मुज़ाकराती अमल भी दोबारा सबुताज होता हुआ दिखाई दे रहा है। फैसल वाडा ने भी निशानदेही कर दी, पेशन गोई करते हैं और बड़े अहम जगह से खबर मिलती है तो उसी की रोशनी में पेशन गोई करते हैं। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि हम फ्रंट डोर और बैक डोर दोनों जगह से मुज़ाकरात करेंगे और रास्ता निकलेगा। इरफान सदीकी साहब ने बड़ा दो टोक जवाब दिया है और उनके इस जवाब के अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ भी है और नज़र आ रहा है कि कमीशन बनना तो दरकिनार। वो तो कहते हैं कि जो आपने मुलाकात की, जो आपने एक बैक डोर ओपन कर लिया, एक दरवाजे से आप बातचीत कर लिया, फ्रंट डोर ओपन करने की क्या जरूरत है? आपको क्या लगता है कि ये बेल मंडेर चढ़ेगी? अच्छा, मैं जो अभी फैसल वावड़ा साहब की आपने गुफ्तगू सुनाई थी, मुझे ये पेशगोइयाँ करते हैं, पहले शेर शीज कभी किया करते थे, आजकल उनकी ड्यूटी लगी हुई है, करते रहें। लेकिन मैं एक बात बता दूं भट्टी साहब, अल कादर ट्रस्ट केस को आप एक तरफ रख दें, ठीक है, लेकिन ये मुज़ाकरात होने चाहिए, इस मुल्क के लिए ज़रूरी है कि ये गुफ्तगू होनी चाहिए। नजर आती है मुज़ाकरात तक हुकूमत ने तय करने हैं, उन्हें कंटिन्यू करने हैं, ये अपने तहफ़्फ़ुज़ात को सामने रख के साइड लाइन पे हो जाने तो हुकूमत ने तय करना है ना। वाडा साहब तो एक असेसमेंट दे सकते हैं, एक ऑब्जर्वेशन दे सकते हैं, एक प्रेडिक्शन कर सकते हैं। मैं कहता हूँ वो छोड़ दें, पहले अपने से पहले जो उनका पेशरो था ना बाबा, उसका पहले जरा थोड़ा सा अच्छा, ये बताएं खान साहब, तो फिर वफाकी वजीर कानून कहते हैं आजम तारड़ साहब कि कल उन्होंने उनकी स्टेटमेंट सामने आई कि उन्होंने कहा जी कि ये जो सारा मामला है, आप परेशान है सजाओं पे, परेशान मत हो, बल्कि अगर आप रहम की अपील करें तो हम माफ़ी दिलवा सकते हैं। ये ऐसा भी मुमकिन हो सकता है किसी स्टेज पे जाके? मैं कहता हूं अभी ये फैसले लिखे कि उसकी स्याही खुश्क नहीं हुई तो आपने उसी फैसले की बुनियादें खोदना शुरू कर दी हैं। ये क्या स्टेटमेंट देते हैं आपका ये काम है, आपने माफी दिलवानी। आप कहें भी अदालतों में से आपको सजा हुई, एविडेंस हुए, अदालतें जाने और आप जाने, आप इस काम में ना किसी को छुड़वा सकते हैं, इसका मतलब है फिर आपने सजा दिलवाई उन्हें। इस तरह की, इनको बड़े सीनियर आदमी है, बड़े काबिल एहतराम है, उनको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। अभी फैसला लिखा ही, अभी उसकी स्याही खुश्क नहीं हुई, आप उसकी चले खान साहब का बड़ा एक फर्म व्यू है कि ये इंसाफ अभी नहीं हुआ, या अधूरा इंसाफ है, और इंसाफ उस वक्त जो इस स्कैंडल के तमाम मर्जी मुल्ज़मान हैं वो भी इंसाफ के कटहरे में हो, उनके खिलाफ भी इंसाफ इसी तरीके से लिखा जाए, उनके खिलाफ भी इंसाफ इसी तरीके से देखा जाए। तो नाज़रीन आगे बढ़ते हैं और आपको बताएंगे कि 10 जनवरी को 4 साल के बाद बिल आखिर PIA ने यूरोप के लिए अपनी परवाज़ों को बहाल किया और बड़ा खुशाइन दिन था, सेलिब्रेशन की गई, मुबारकबादों का सिलसिला था। और एक कौमी एयरलाइन जिसने अरबों रुपए खसारा बर्दाश्त किया, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में उस वक्त के वफाकी वजीर एविएशन गुलाम सरवर खान ने पार्लियामेंट में एक स्टेटमेंट दी जाली डिग्रियों से मुतल्लिक, जो कि पायलटों को से मुतल्लिक डिस्कशन हुई। उसके नतीजे में UK, यूरोप समेत अमेरिका की परवाज़ें बंद हो गई। तवील अरसा लगा, जद्दोजहद हुई, अल्टीमेटली परवाज़ें बहाल हुई। लेकिन खाजी साहब उस मौके के ऊपर एक बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ मामला, ये हुआ कि अब आप सोशल मीडिया का दौर है और एक बड़ा इनिशिएटिव था। सब लोग कह रहे थे कि पेरिस की परवाज़ खसारे में जाएगी और नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन पहली परवाज़ फुल बुक होकर गई। तमाम पाकिस्तानियों ने उसके ऊपर भरोसा किया, वो गए और एक बड़ा यादगार दिन था। उस मौके के ऊपर खास एक ऐड तैयार किया था PIA की टीम ने, जिसके अंदर एक डेस्टिनेशन पेरिस है, एफल टावर सामने है और PIA का त्यारा वहाँ पर जा रहा है। वो चला, एक अच्छा ऐड था और खास सुनकर हैरान होंगे जो उसको फैक्ट्स हमने इंडिपेंडेंटली जानने की कोशिश की। तकरीबन सोशल मीडिया के ऊपर जब उन्होंने ट्वीट किया, उनके फेसबुक के पेजेस पर आया और कोई पैसे उसके ऊपर खास साहब खर्च नहीं हुए, 3 करोड़ लोगों तक पहुंचा। पाकिस्तानियों ने अप्रिशिएट किया, उसके ऊपर मीम्स बनी, डिस्कशन हुई और बड़ा अच्छा एक सिलसिला जा रहा था। 3 करोड़ लोगों तक अगर आपने एक शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर अपने रीच करनी है, अपना पैगाम पहुंचाने, तो खास साहब एक अंदाजे के मुताबिक जो इंडस्ट्री के लोग हमें बताते हैं, $2 मिलियन आपको रिक्वायर्ड होते हैं। और ये सारा काम उस खूबसूरत ऐड ने और इस इनिशिएटिव ने आपका पूरा किया बगैर एक पाई खर्च हुए। वहाँ पर बजाय उसको हम अप्रिशिएट करते खास साहब, जब ये सब एक सेलिब्रेशन जारी थी नेशनल मीडिया पर भी और सोशल मीडिया पर भी, तो हमारा अज़ली दुश्मन भारत, उसको तकलीफ होनी थी, उसके पेट में मरोड़ उठे और उनके एक टीवी ने, NDTV ने
उस पोस्ट को पकड़ा जो एक ऐड था और उन्होंने कहा जी ये देखिए 9/11 के पैटर्न के ऊपर दोबारा ये काम होने जा रहा है। और खास साहब आप देख रहे होंगे हमारे स्क्रीन के ऊपर दुनिया की जितनी आलमी फ़िज़ाई कंपनी है वो जिस डेस्टिनेशन के ऊपर अपनी परवाइज करती हैं उसको प्रमोट करती हैं तो उसका जो एक आइकॉन होता है उसके साथ उसको लिंक किया जाता है। PIA का इस ऐड को छोड़िए कई दीगर इस वक्त हमारे स्क्रीन पर नाज़रीन देख सकते होंगे। एयर फ्रांस का अपना ऐड देख लीजिए, वो वहाँ जा रहे हैं जिस कंट्री में जा रहे हैं वहाँ पर उसका सामने वो उस चीज़ की रिफ्लेक्शन होती है। और भी कई गैर मुल्की प्रवासों ने एफल टावर के सामने या दुबई एमिरेट्स के स्पेशल एक फ़्लाइट थी वो जा रही है तो बुर्ज अल खलीफा सामने उस ऐड के अंदर नज़र आ रहा है। तो ये एक रूटीन की प्रैक्टिस थी जिसको लोग सफ़र करने वाले लोग लाइक करते हैं। लेकिन NDTV के प्रोपेगंडे के नतीजे में यहाँ पर भी उसके ऊपर क्वेश्चन होना शुरू हो गया कि ये क्या हमने हमाकत कर दी। ये कतन कोई हमाकत नहीं थी, एक बेहतरीन एडवर्टिजमेंट का एक टूल था जिसके अंदर पैसे खर्च किए बगैर आपने लोगों को अट्रैक्ट किया। अब उसके ऊपर खास साहब इंक्वायरी तश्कील दे दी गई है क्योंकि इंडियन चैनल्स ने इसको चला दिया। हमने ये नहीं देखा जो किसी ने कहा था वो आपका कान ले गया, हमने ये नहीं देखा मेरा कान मौजूद है, हमने उसके पीछे दौड़ लगा दी। सारे उसके जो रिजल्ट थे पैसे लगाए बगैर उसको हमने एक साइड पे रखा और उसकी अब इंक्वायरी करवा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब। और जो लोग जिन्होंने अच्छा खासा PIA के अंदर भी एक सिस्टम है, आप एक चीज़ तैयार करते हैं उसके ऊपर प्रेजेंट करते हैं, अप्रूवल होती है, फिर चीज़ जाती है। भट्टी साहब अप्रूवल को भी छोड़ दें जी, ऐड हम मीडिया इंडस्ट्री से ना जी, हम आपने भी देखा मैंने भी देखा, उस ऐड में है क्या, मुझे ये एक त्यारा है और एफल टावर क्या वहाँ घंटाघर की तस्वीर लगा देते हैं, वो मुझे बताएं। जब फ्रांस जा रही है फ्लाइट, ठीक है ना, तो वहाँ एफल टावर की तस्वीर लगेगी जी, और जो PIA की फोटो लगेगी, जहाज एफल टावर के करीब से गुजर रहा है। अगर इंडियन टीवी के जो हमारा दुश्मन है जिसने बगलें बजाई थी जब हमारी सर्विसेज बंद हुई थी कि पाकिस्तान का राब्ता दुनिया भर से कट गया है, अगर वो उसको तकलीफ नहीं होनी तो किसको होनी। अगर फिर आपकी अकल पे 2 रफ़ी भेजे जा सकते हैं। अगर आप इंडिया TV रिपोर्ट चलाएं और तहकीक आप करें, आप उनको बुलाएं, जिन्होंने ऐड बनाया उनको इनाम दें। वेरी गुड। मैं ये कहता हूँ भट्टी साहब कमाल हो गया यार, मैं तो हैरान हूँ कि अपना सर पीटूं को क्या करूँ कि जिनका ऐड बना आपने बताया कि 2 करोड़ लोगों ने देख लिया उसे, तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि 3 करोड़ लोगों ने उनके खिलाफ इंक्वायरी हेल्ड करनी चाहिए। मुझे ये बताएं तकलीफ किसको, इंडिया को। पाकिस्तान जब आगे बढ़ेगा भी तो भट्टी साहब शुरू हुआ है काम, अभी तो यूनाइटेड किंगडम में जानी है फ्लाइट हमारी, फिर अमेरिका जाएगी, फिर दुनिया भर में जाएंगी। जितना हम ज्यादा करेंगे काम उतनी इंडिया को तकलीफ होनी है, ये फितरी सी बात है। उस पर मेरी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से दरखास्त है, जिन्होंने ये इश्तिहार बनाया है उनको बुलाएं और इनाम दें कि आपका ऐड आपके दुश्मन में तीर की तरह उनके सीने में प्रविष्ट हुआ है। बिल्कुल ठीक, ये करें, ये इंक्वायरी छोड़ें। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। खास साहब आपकी बड़ी अच्छी सजेशन है। और जब फ्रांस को कोई कंसर्न नहीं था और दीगर परवाजें भी जो आलमी फ्लाइट्स हैं वो भी उस सिंबल को यूज़ करती हैं, तो इंडिया की तकलीफ के नतीजे में इंक्वायरी हेल्ड नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब इस मामले को ठंडे दिल से देखना चाहिए। और जिस ऑफिसर ने ये इनिशिएटिव लिया और बगैर पैसा खर्च किए बगैर उसने 3 करोड़ लोगों तक ये जो ऐड था पहुंचा, तो उसको अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए। ये डिस्करेजिंग एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। नाज़रीन यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि पाकिस्तान के शोबा तवानाई के अंदर क्या एक नया रेवोल्यूशन आ रहा है और वो रेवोल्यूशन जिस पॉलिसी के तहत आ रहा है वो पॉलिसी है क्या, इसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। महंगी तवानाई के बायस घरेलू सार्फिन हो, कमर्शियल सार्फिन हो या सनती सार्फिन, सबको कई मुश्किलात का सामना है। अब ये सार्फिन महंगी तवानाई का बोझ उठाने के काबिल नहीं रहे। यही वजह थी कि पाकिस्तान को महंगी तवानाई के बायस ज़र मुबादला के ज़खायर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा दबाव बर्दाश्त करना पड़ रहा था, जिसके नतीजे में स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल ने ये एक इनिशिएटिव लिया। दीगर शोबों की तरह शोबा तवानाई के अंदर भी कुछ उन्होंने बड़ी रिफॉर्म्स लाने का फैसला किया और PDM के दौरे हुकूमत में मुश्तरका मफादात कौंसल से एक पेट्रोलियम पॉलिसी के अंदर तरमीम करवाई गई, चूँकि पहले आइडेंटिफाई किया गया कि कहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम है कि जहाँ पर हम अपनी सस्ती इंडिजिनस तेलो गैस की पैदावार नहीं बढ़ा पा रहे। तो गर्ची कर्जा भी बढ़ रहा था, बहुत से मसाइल थे, जिसके नतीजे में SAFC ने एक स्पेशल इनिशिएटिव लिया और अल्टीमेटली 35% जो पाकिस्तान की गैस है जो मुख्तलिफ कंपनियां पैदा करती हैं, जिसमें सरकारी कंपनियां भी शामिल हैं, प्राइवेट कंपनियां भी शामिल हैं, ये गैस थर्ड पार्टी को फरोख्त करने की इजाज़त दी गई। और प्राइम मिनिस्टर के हाउस से एक एलामिया जारी हुआ था। नाज़रीन आपको याद होगा कि इस पॉलिसी की इंप्लीमेंटेशन से 4 से 5 अरब डॉलर की इस शोबे के अंदर सरमायाकारी हो सकती है, जिसके जरिए से न सिर्फ तेलो गैस की पैदावार बढ़ेगी, पाकिस्तान की सनतों को फ़ायदा होगा, रोज़गार के मौके पैदा होंगे। लेकिन ये तमाम तर एफर्ट्स के बावजूद तकरीबन 10 से 11 माह लगे जो रिमेनिंग प्रोसेस था CCI की अप्रूवल के बाद उसको कंक्लूड होने में। एक्ने का मामला था, वहाँ से फ्रेमवर्क अप्रूव हुआ और अल्टीमेटली अब वो नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो ये पॉलिसी है क्या और ये पाकिस्तान के सेक्टर को किस तरीके के साथ ये फ़ायदा पहुंचाएगी, इसके ऊपर बात करने के लिए हमने खसूसी
दावा दी है। अली मुर्जा अब्बास, आप चेयरमैन हैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम के। अली मुर्जा अब्बास साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, पाकिस्तान का तवानाई का शोबा, बिलखसूस ENP सेक्टर कई सालों से कई मसाइल से दो चार था, जिसकी नतीजे में नई ड्रिलिंग एक्टिविटीज नहीं हो पा रही थी। गर्ची कर्जा खुद बहुत बड़ा चैलेंज था। अल्टीमेटली मुख्तलिफ कंपनियों के साथ भी मुशावरत हुई और SIFC ने इसके अंदर एक बड़ा लीड रोल प्ले किया और जहां पर मसाइल थे उनको हल करने की कोशिश की गई और ये पॉलिसी के अंदर तरमीम की गई। इस पॉलिसी की इंप्लीमेंटेशन और पाकिस्तान की इंडस्ट्री के ऊपर इसके इम्पैक्ट किस तरीके से आप कैलकुलेट कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो जी, इट इज़ अ प्रिविलेज एंड ऑनर टू बी ऑन योर शो। थैंक यू। बिकॉज आप उन चंद जर्नलिस्ट में से मैं कंसिडर करता हूँ जिनको इस पर्टिकुलर फील्ड का पता है, आपको समझ है, और आपके ज़्यादातर जो प्रोग्राम्स मैं देखता हूँ दे आर वेरी फोकस्ड ऑन पर्टिकुलर इश्यूज और आप बड़ी इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं। Thank you तो so जी much. सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँ कि देखें, लास्ट टाइम कब एक बहुत बड़ी पॉलिसी ENP सेक्टर के लिए लाई गई थी, जी। 2012 की बड़ी फेमस पॉलिसी है, जिसके के बाद पाकिस्तान में ENP के शोबे में मज़ीद इन्वेस्टमेंट देखी गई, बड़ी डिस्कवरीज आई, ईस्ट मकोरी की, नशपा की, यू नेम इट, कादरपुर की बड़ी डिस्कवरीज। क्यों? क्योंकि एक अच्छी पॉलिसी लाएगी जिसमें एक अच्छा इंसेंटिव था एंड एज अ रिजल्ट सारी कंपनीज ने अपनी इन्वेस्टमेंट और फुटप्रिंट पाकिस्तान में बढ़ाया। Exactly. अब अनफॉर्चुनेटली बहुत साल बीत गए, कोई नई पॉलिसी नहीं आई और आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में, जिस तरह आपने कहा, सर्कुलर डेट की वजह से, बाकी मसाइल की वजह से एक लातादाद कंपनीज, मैं कुछ गिना देता हूँ, टलो, BHP, BP, पेट्रोनास मलेशियंस, OMV, ऑस्ट्रियंस, ENI, इटालियंस, एक्सॉन, ये सारी कंपनीज बिल आखिर पाकिस्तान छोड़कर चली गई बिकॉज ऑफ वेरियस मसाइल आप कह सकते हैं। और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है ये कह के कि एक नई पॉलिसी जिसका कि अक्रॉस द बोर्ड सारे ENP सेक्टर को फ़ायदा पहुंचेगा, वो ये 3565 है। नाउ लेट्स टेक अ स्टेप बैक एंड लेट्स लुक एट all the benefits that you get out of this policy. हम सबको पता है कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी जो एक मसला इस वक्त है वो है एनर्जी शॉर्टेज, जी, जिसके लिए आपको महंगी LNG मुल्क में मंगवानी पड़ रही है। Exactly. इट्स अनफॉर्चुनेट बट दैट इज़ द ग्राउंड रियलिटी। नाउ सबसे बड़ा जो आपका चैलेंज है मेरे हिसाब से वो रिजर्व रिप्लेसमेंट है। What is reserve replacement? आपकी जो जितने आपके जो रिजर्व्स हैं गैस के, दे रनिंग आउट ना। उसके ऊपर अलग अलग किस्म के फिगर्स आते हैं, बट लेट्स से वी टेक अ कंजर्वेटिव फिगर ऑफ 9 to 10% आपकी गैस जो डिप्लीशन रेट है वो मुल्क में चल रहा है। 3565 से क्या होगा? 3565 से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जितनी ऑयल एंड गैस कंपनीज हैं जिनके के PCAs में प्रीवियसली 10% की अलाउंस थी ऑफ सेलिंग टू द प्राइवेट सेक्टर, अब वो 35% तक गैस फरोख्त कर सकेंगे। जी। जब वो 35% गैस फरोख्त करेंगे, उनको नंबर 1 बेहतर प्राइस मिलेगी। प्राइस के अलावा उनको जो इनवॉइसेस हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, वो ठीक टाइम पे मिलनी शुरू हो जाएंगी। जी। इससे क्या होगा? दे विल देन बी एबल टू इन्वेस्ट इन दी एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम। एक्सप्लोरेशन के प्रोग्राम के अंदर जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करेंगे, ओपेक्स, कैपेक्स, मैं आपसे अपने नाज़रीन के लिए एक क्वेश्चन जरूर करना चाहूंगा और फिर इसी तरीके से आप कंटिन्यू रखिएगा। जो हमारी पाकिस्तान के अंदर तेल और गैस पैदा करने वाली कंपनियां हैं, वो प्राइवेट सेक्टर की हो या गवर्नमेंट सेक्टर की, उनको जो भी रेलेवेंट पॉलिसी के मुताबिक टैरिफ मिलता है, जो प्राइस मिलती है, उस प्राइस का कितना फीसद हिस्सा अगेन कौमी खजाने में जमा हो जाता है? और इस पॉलिसी के तहत जब आप जो इसका फ्रेमवर्क बनाया गया है, जो भी कंपनी थर्ड पार्टी को गैस फरोख्त करेगी, उसको अल्टीमेटली कौमी खजाने को भी क्या इससे फायदा होगा? चूंकि एक इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश की गई जब इस मामले के अंदर कुछ डिले आया कि इससे जो सरकारी गैस कंपनीज हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, उनको नुकसान होगा और ये कुछ फायदेमंद नहीं है, गैस महंगी हो जाएगी। लेकिन इसमें कौमी खजाने को कितना फायदा होगा? ओवरऑल ENP सेक्टर को ग्रो करने के अंदर कितने मौके मिलेंगे? वेरी गुड क्वेश्चन सोहेल। अगेन आई विल ट्राई कि मैं अपने नाजरीन के लिए, टारगेट ऑडियंस के लिए इसको सिंप्लीफाई कर सकूं। देखिए जी, सबसे पहले तो बात यह है कि मैंने जैसे कि कहा कि जो आपका सर्कुलर डेट है उसकी वजह से ये सारी कंपनीज अपना जो प्रोग्राम है, इन्वेस्टमेंट का जो प्रोग्राम है, उसको महदूद करना पड़ता है बिकॉज यू सिंपली डोंट हैव द, लेट्स से, लिक्विडिटी।
इसकी वजह से सबसे पहले तो आपकी लिक्विडिटी जो है मार्केट के अंदर वो इट विल इंक्रीज, नंबर वन। नंबर टू, जो बहुत ज़रूरी है, जो आपने बात की कि जो 35-65 के अंदर एक डेल्टा आएगा, जो बेहतर प्राइस मिलेगी जी, उसके अंदर एक फॉर्मूला है जिसको कहते हैं विंडफॉल ऑन गैस, ठीक। 40%। यानी कि एग्जांपल आपको मैं देता हूं, जी। बफर्ज माल जो डिफरेंस आ जाए, जो डेल्टा आ जाए, वो $1-1.5 आ जाए, उसका 40% जो डेल्टा होगा वो विंडफॉल ऑन गैस के मद में डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास चला जाएगा। 40%, वेरी हाई नंबर। Definitely. अब इसके अलावा जाहिर सी बात है, आप सारी चीज़ें ले लें बेहतर प्राइस के साथ, बेहतर रॉयल्टी, बेहतर जीएसटी, बेहतर एफईडी, वो सब तो है ही है, लेकिन ये जो 40% का मैंने आपको नंबर दिया है, ये सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर अप्लाई होगा जो आपका नया डेल्टा आ रहा है। सो इन माय ओपिनियन विन विन सिचुएशन है, और इसमें किसी किस्म का कोई, आप कह सकते हैं, देयर इज नो नेगेटिविटी एट ऑल। इट इज़ अ वेरी वेरी Okay. गुड पॉलिसी इन Great. एवरी रिस्पेक्ट। बिल्कुल ठीक। अली साहब, ये ज़रूर बताइएगा, जिस तरह इस पॉलिसी के आपने बहुत से बेनिफिट्स गिनवाए, और इससे पहले आपने जिक्र किया कि जो पहले हम माजी के हालात रहे, बहुत सी कंपनियों के नाम आपने गिनवाए जो पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर हुई। लेकिन इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर रिसेंटली एक बड़ी डेवलपमेंट हुई, अगरचे के कुछ लोगों ने डिफरेंट एंगल्स उसको देखने की कोशिश की, हमने उसको जानने की कोशिश की, पॉजिटिव डेवलपमेंट थी। जब ये पॉलिसी मंजूर हो गई, अगरचे के नोटिफिकेशन कुछ महीने तखीर से दुचार हुआ, तो पाकिस्तान की ही एक कंपनी, पाकिस्तान एक्सप्लोरेशन लिमिटेड, पेल कंपनी ने, कुफपेक जो कुवैत की बहुत बड़ी कंपनी है, उसके जो पाकिस्तान के अंदर नॉन ऑपरेटेड एसेट्स थे वो उसने खरीद लिए, और एक मुख्तलिफ मीडिया के अंदर खबरें आई कि वो एक खतीर एक अदायगी के बाद वो खरीदे गए। तो उसके पसे पर्दा हमने जानने की कोशिश की, उसके अंदर रीज़न यही थी कि जो 35% की पॉलिसी आई, वो कंपनी को एक होप मिली कि हम यहाँ पर बेहतर तरीके से बिजनेस कर सकती हैं, मजीद एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ कर सकती हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप पेल कंपनी की तरफ से कुफपेक के नॉन ऑपरेटेड एसेट्स को एक्वायर करने को किस निगाह से देखते हैं? देखिए जी, मैं सबसे पहले तो ये कहूँ कि मेरे लिए जो पेल कंपनी है उसके साथ मेरा एक वाबस्तगी है, एक मेरा उनके साथ ताल्लुक़ है। जिन्होंने इस कंपनी को जो उनके फाउंडर थे ज़हीरुद्दीन, वो उस ज़माने में बड़े विजनरी आई वुड से जेंटलमैन थे। मेरे लिए तो वो बहुत ही काबिल एहतराम, और मेरे साथ उनका एक एहतराम का और घर का एक रिश्ता था। और माशाल्लाह आगे से जो उनके बरखुरदार हैं, उन्होंने बड़े अच्छी तरीके से ये कंपनी चलाई है, और मेरे हिसाब से इट इज़ अ वेरी गुड एक्विजिशन ऑफ द एसेट्स। कुफपेक के मुझे अच्छी तरह से पता है कि एसेट्स वर वेरी गुड एसेट्स, नॉन ऑपरेटेड एसेट्स, एंड मेरे हिसाब से इट शोज़ अगेन डाइवर्सिटी इन द मार्केट, कि वो पेल ने वो एसेट्स एक्वायर किए हैं, और आई एम श्योर पेल उनको मज़ीद उनकी एक्सेलरेशन लाएगा उन लाइसेंस में, बिकॉज इट्स अ वेरी गुड कंपनी दैट इज़ वेरी वेरी प्रोफेशनल, आई वुड से। सो आई लुक एट इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे। बिल्कुल ठीक। इसके साथ जानना चाहूँगा, जो सारा ये प्रोसेस हुआ जिसको बहुत अरसा लगा, इम्प्लीमेंटेशन हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम है अनफॉर्चुनेटली। पॉलिसी मेकिंग एक अलग चैलेंज है, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन एक नया चैलेंज बन जाती है। तो अब इस सारे सिनेरियो के अंदर जो इम्प्लीमेंटेशन का मामला था और इसकी जो फ्रेमवर्क की तैयारी हुई, और उससे पहले पॉलिसी के अंदर जो अमेंडमेंट्स हुई, उसके अंदर आप स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का रोल क्या देखते हैं? चूंकि सब नजरें वहां पर जमी हुई थी, वहां से एक होप थी कि अब कोई ना कोई इस बात को सुनेगा और राइट डायरेक्शन के अंदर मूव होगी। इस सारे मामले के अंदर जरा एससीएफसी के ऊपर रोल के ऊपर अगर आप रोशनी डाल सकें। देखिए जी, इसमें मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि क्योंकि मैं ख़ुद एनी शायर हूँ उसका, और मैं ख़ुद उन मीटिंग्स में प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ जो हुई थी, मैं ख़ुद मौजूद था, एंड मैंने उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। मुझे एक चीज़ देख के और जान के और एक्सपीरियंस करके बड़ी पॉजिटिविटी मिली, दैट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान SIFC ने देखा कि एक पर्टिकुलर बहुत इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है जिसके अंदर मसले मसाइल गमगीर होते चले जा रहे हैं, प्रॉब्लम्स आर इंक्रीजिंग, एंड बड़ा एक्टिव रोल उसके अंदर प्ले किया गया। और मैं बड़े आपको कैंडिडली कहूँगा कि 2 पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स जिसकी की वजह से ये पॉलिसी बन पाई और अब एग्जीक्यूट हो रही है, उसमें मैं कोऑर्डिनेटर जो SIFC के हैं, लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज, जिनके साथ मेरी नशिस्तें हैं,
एंड आई फाउंड हिम टू अंडरस्टैंड द इंडस्ट्री। उनकी जो टीम थी, मुझे बड़ी खुशी हुई उनके साथ इंटरैक्ट करके कि उनको ये जो ईएनपी का सेक्टर है ये इसकी समझ बूझ थी, उनको पेट्रोलियम कंसेशंस एग्रीमेंट्स की समझ थी, क्योंकि हमारे लिए जी पेट्रोलियम कंसेशंस जो एग्रीमेंट होते हैं इनके बगैर चलना नामुमकिन होता है। सो किसी भी वक्त अगर आप किसी भी दुनिया के किसी ममालिक में बिजनेस कर रहे हैं और अगर आपके टेक्नोक्रेट्स पीसीए नहीं समझते हैं या पीसीए की समझ में कोई मैं कहूँगा कि देयर इज़ सम शॉर्टेज और देयर इज़ सम लैक ऑफ दैट इंटेलेक्ट, तो बात नहीं बन सकती है। तो जनरल साहब को मैं खराज तस्लीम भी पेश करूँगा और ये भी कहूँगा कि जो उनकी टीम जिसके साथ मेरी इंटरेक्शन रही, आई मस्ट गिव देम फुल मार्क्स फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस पर्टिकुलर मैटर। और साथ ही साथ मैं ये कहूँगा जी कि मुझे बड़ी खुशी हुई थी, अगेन बड़े कैंडिडली मैं ये कहूँगा कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने मीटिंग बुलाई तो इसाक डार साहब को इस कमेटी का हेड एक बनाया गया अबाउट जो वेरियस मामलात हैं पेट्रोलियम में जिनको देखा जा रहा है। और इसाक डार साहब, मैं तो बचपन से सच्ची बात है देखता चला आ रहा हूँ कि उनका जो एक बड़ा पॉजिटिव रोल होता है, मुझे उनकी एक बड़ी अच्छी एक आदत लगती है दैट वो मीटिंग एंड ही नहीं करने देते हैं जब तक कोई ना कोई टेंजिबल रिजल्ट नहीं आ जाए। एंड आखिर में जी अगेन मैं ये भी कमेंट ज़रूर करूँगा कि इस चीज़ की भी बड़ी खुशी और एक आप कह लें सेंस ऑफ वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर मैं कह देता हूँ जी होता है कि जो एपेक्स कमेटी चलती है SIFC की, उसमें इट्स गुड टू सी दैट द प्राइम मिनिस्टर, द मिलिट्री चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो खुद बैठ के दोनों ये सारी जो आपके वेरियस एंगल्स हैं इनको देखते हैं और इतनी पॉजिटिविटी आती है। मैं फिर एक दफ़ा रिएटरेट करूंगा कि आप देखिए लास्ट टाइम पॉलिसी 2012 में आई थी और मैं आपको 6 फील्ड्स गिना सकता हूं जो इंटरनेशनल डिस्कवरीज उस पॉलिसी की वजह से आए थे। तो आप देखिएगा कि अगले कुछ अरसे में ही आपको इस पॉलिसी की अलग अलग जो है एडवांटेजेस फॉर द इंडस्ट्री नजर आने। जी अली मुर्जा साहब, मैं यहाँ पे आपको इंटरप्ट करूंगा, यहाँ पे हमने एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद आपसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। प्राइम मिनिस्टर को अश्योर करवाया गया था कि इस नई पॉलिसी की इंप्लीमेंटेशन के बाद 4 से 5 अरब डॉलर की इस शोबे में इन्वेस्टमेंट होगी। पाकिस्तान में पोटेंशियल अभी बहुत ज़्यादा है ऑन शोर और ऑफ शोर ड्रिलिंग के हवाले से भी। तो आप खुद आपकी एक बड़ी ग्रिप है इस सेक्टर के ऊपर और आप खुद भी सारे मामला से बखूबी आगाह हैं। तो क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं कितने अरसे के अंदर ये इन्वेस्टमेंट होगी और कितने अरसे के अंदर इस पॉलिसी के जो फ्रूट्स हैं वो एक पाकिस्तान के आम आदमी, पाकिस्तान की इंडस्ट्री, कौमी खजाने तक पहुंचना शुरू होंगे? देखिए सोहेल, सबसे पहले तो मैं कहना ये चाह रहा था कि आप ही ने एक प्रोग्राम किया था और बहुत अच्छा आपने एनालिसिस किया था। आपने प्रोग्राम किया था कि जो पाकिस्तान में कर्टेलमेंट का मामला चल रहा है जी इंडिजिनस गैस के हवाले से जी, और मैं बड़ा उसमें अगेन कह सकता हूँ कि इंडिजिनस गैस की जो कर्टेलमेंट का मामला था वो काफ़ी अरसे चलता गया और बहुत सारी कंपनीज़ की जो प्रोडक्शन थी वो आधी थी उस दौरान और काफ़ी अरसे ये मामला चला। अब आप ये सिर्फ देख लें कि उसके अंदर गैस की कर्टेलमेंट के साथ साथ तेल जो क्रूड एंड कंडेंसेट की कर्टेलमेंट भी हुई और उसी के दौरान LPG की कर्टेलमेंट भी हुई, बिकॉज ये दोनों जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये ऑब्वियसली बाय प्रोडक्ट्स होते हैं। गैस की कर्टेलमेंट होती है तो ये ऑटोमेटिकली होते हैं। अब आप 35-65 में सबसे पहली चीज़ ये देख लीजिए कि जो कंपनीज होंगी जो 35% कम से कम अपनी जो गैस है वो बेच सकेंगे अपनी अलग अलग इंडस्ट्री को, तो नंबर 1 वो कर्टेलमेंट का जो एस्पेक्ट है जो इंडिजिनस था वो काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जाएगा। मैं तो आपको शायद पता होगा, मेरा तो अपना अभी भी ओपिनियन हमेशा ये है कि 100% अलाउ होना चाहिए। अगर डीरेगुलेट करें, डीरेगुलेटेड अक्रॉस द बोर्ड, बट आई विल से
ये पहले फेज के लिए बहुत अच्छा स्टेप है कि 35-65 कम से कम आपने कर लिया। नाउ दैट्स स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, जैसे कि मैंने बताया, जो आपका गर्दिशी कर्जा है, जो आपका सर्कुलर डेट है, जो इन कंपनीज के लिए, अब मैं नाम ले सकता हूँ, OGDCL, PPL, मारी एक्सेट्रा, तो स्टेट ओन्ड एंटिटीज़ हैं, उनके लिए गर्दिशी कर्जा मीन्स के वो एक्सप्लोरेशन के ऊपर जो पैसा है, बिकॉज एक्सप्लोरेशन में रिस्क है ना, जब आप ड्रिलिंग करते हैं तो एक्सप्लोरेटरी वेल्स जो होते हैं उनका रिस्क होता है, जो अप्रेजल वेल होता है, डेवलपमेंट वेल होता है, उसका तो रिस्क नहीं होता है। तो अगर आपने रिजर्व रिप्लेसमेंट अपनी करनी है और बड़ी डिस्कवरीज करनी है, तो एक्सप्लोरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और पाकिस्तान में जी अक्सर औकात ये बात की जाती है कि सारी बड़ी डिस्कवरीज हो चुकी हैं। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अगर आप सिर्फ कुछ अरसा पहले चले जाएं, और मुझे पता है कि SIFC का इसमें बड़ा रोल है, तो आप देखिए मारी पेट्रोलियम की डिस्कवरी, जो शवा जो कि बनू वेस्ट कहलाता था और अब वजीरिस्तान ब्लॉक कहलाता है, 100 MMCFD प्लस के 2 वेल्स की डिस्कवरीज पिछले अरसे में की गई हैं, ठीक, ऑल बिकॉज ऑफ द, आई वुड से, पेरेंटेज एंड बिकॉज ऑफ द पेट्रनेज ऑफ द SIFC। बिल्कुल ठीक। अली मुर्जा साहब, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा स्पेसिफिकली। पहले भी हमने आपसे बात की एज ए चेयरमैन पाकिस्तान इंस्टीट्यूट पेट्रोलियम, हमारी इन पीस कंपनीज को बहुत से मसाइल का सामना है, एक इफेक्टिव और एक वाइब्रेंट रेगुलेटर न होने के नतीजे में। टेलीकॉम सेक्टर एक अच्छा रेगुलेटर आया, आज जो पाकिस्तान को टेलीकॉम सेक्टर के अंदर उसने रीशेप किया, उसके अंदर PTA का बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है। हम ENP सेक्टर जो पाकिस्तान की एक लाइफ लाइन है, किसी भी मुल्क की लाइफ लाइन हो सकती है, और पाकिस्तान में जितना पोटेंशियल है इसको हमने उस तरीके से एक्सप्लोर करना है, कंपनीज को फैसिलिटेट करना है। तो मैं आपसे कुछ सजेशंस लेना चाहूँगा, जो बहुत सी मसाइल का कंपनियों को सामना रहता है, कि क्या इंडिपेंडेंट एक रेगुलेटर नहीं होना चाहिए जो ओगरा से हट के, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के डायरेक्टरेट जनरल पेट्रोलियम कंसेशन से हट के काम कर सके, और इस शोबे को दुनिया के दीगर ममालिक की तरह जहाँ पे ENP सेक्टर ने बहुत फ्लोरिश की है उस पैटर्न के ऊपर रन कर सके, इनको फैसिलिटेट करे, वन विंडो ऑपरेशन होना चाहिए। इस हवाले से आपकी ऑब्जर्वेशन और कुछ सजेशंस लेना चाहूँगा। देखें जी सुहेल, सबसे बड़े आपके लिए मेरे हिसाब से एग्जांपल्स क्या हैं। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि UK की ऑयल एंड गैस की कितनी बड़ी प्रोडक्शन है। वेरी फ्यू पीपल नो अबाउट द प्रोडक्शन दैट दे हैव इन द नॉर्थ सी। मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट एग्जांपल उनका है कि वो टेक्नोक्रेट्स किस तरीके से सिस्टम में लाते हैं। और आपने ये बहुत अच्छी बात की और बहुत, आई वुड से, प्रोफेशनल बात है कि वन विंडो ऑपरेशन विद अ वेरी गुड टेक्नोक्रेट रनिंग द इंटायर थिंग। इस तरह की पॉलिसीज़ को हमें चाहिए कि हम जितना जल्दी हो सकता है इनको फोर्ज करें, इनको बनाएं, इनका फ्रेमवर्क ले डाउन करें और फिर इनको एग्जीक्यूट करें एंड इसको रिविजिट करें। अभी देखिए ये as I understand 35-65 capped है at 100 MMCFD for the industry। मेरे हिसाब से इसके ऊपर कैप भी नहीं होना चाहिए, और मेरे हिसाब से ये फर्स्ट स्टेप है। एज आई सेड, मेरा अपना ओपिनियन है कि ये तो 100% भी अगर आप कर दें तो इसका फ़ायदा ही है इंडस्ट्री। बिल्कुल ठीक है। अली मुर्जा अब्बास साहब, आपने वक्त दिया और बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन और एनालिसिस हमारे नाज़रीन के साथ आपने शेयर किया, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम तवक्को करते हैं कि जहाँ CFC और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की कोशिशें हैं पाकिस्तान के तवानाई के शोबे को मजीद बेहतर बनाने के लिए, एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए, वहीं पर ज़रूरी है कि पेट्रोलियम डिवीज़न में मौजूद वो अनासिर जो इंडिजिनस गैस हो या ऑयल हो उसकी प्रोडक्शन को डिस्करेज करते हैं, इंपोर्टेड एनर्जी को अप्रिशिएट करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं, तो वहाँ से ऐसे अनासिर को भी थोड़ा सा वहाँ पर उनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। पहला मुल्की मफाद है, नेशनल इंटरेस्ट है, जो कि इंडिजिनस ऑयल एंड गैस की प्रोडक्शन में पिना है। अदरवाइज इंपोर्टेड के ऊपर इन्हिसार करते करते हम इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि कौमी खजाना ज़र मुबादला के ज़खायर ये बोझ उठाने के अब काबिल नहीं रहे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।